Every story has a hidden truth. सोचिए, एक बिल्कुल आम सी शाम कैसे एक पूरे देश के लिए कभी ना भूलने वाले दर्दनाक हादसे में बदल सकती है। आज हम 16 दिसंबर 2012 की उसी भयावह रात की घटनाओं को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी रात जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दिल्ली, 16 दिसंबर 2012। ये सिर्फ एक तारीख और साल नहीं है, ये उस काली रात की शुरुआत थी जिसकी गूंज आज भी हम सबके जहन में ताज़ा है। शुरुआत तो देखिए एक बिल्कुल नॉर्मल शाम जैसी ही थी। रात के 8:30 बजे एक फिल्म खत्म होती है और ठीक 1 घंटे बाद रात 9:30 बजे एक बस में सफ़र शुरू होता है। बस इसी 1 घंटे के अंदर एक साधारण सी शाम एक ऐसे भयानक सपने में बदल गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो बात है दिल्ली की एक शाम की। एक 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न ज्योति सिंह और उनका दोस्त साउथ दिल्ली के एक मॉल में लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखकर घर जाने के लिए निकले। वो मुनिरका बस स्टैंड पर थे, द्वारका जाने के लिए कोई सवारी ढूंढ रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली में हजारों लाखों लोग रोज रात को करते हैं, एक आम रूटीन। लेकिन जब उन्हें कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला तो उन्होंने बस से जाने का फैसला किया। और तभी वो बस आती है, एक सफेद चार्टर्ड बस। बस का कंडक्टर जोर से उनकी मंजिल यानी द्वारका का नाम पुकारता है। उन्हें लगा कि चलो घर जाने का जरिया मिल गया। और बस यही वो पल था जब वो उस बस में चढ़ गए। एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला साबित हुआ। लेकिन बस में चढ़ने के कुछ ही देर बाद ज्योति के दोस्त को कुछ गड़बड़ लगी। बस अपने तय रास्ते से हटकर कहीं और जाने लगी और फिर अचानक बस के दरवाजे बंद कर दिए गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो बस में अकेले नहीं हैं। वहां 6 और लोग मौजूद थे और उन्होंने देर रात बाहर होने को लेकर उन पर ताने कसना शुरू कर दिया। माहौल बहुत तेजी से बिगड़ रहा था। अगर हम कोर्ट रिकॉर्ड्स को देखें तो उस बस का एक बिल्कुल तथ्यात्मक और कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाला ब्यौरा मिलता है। ये एक सफेद चार्टर्ड बस थी जिसके साइड पर यादव लिखा था। पीली और हरी धारियां थी, अंदर लाल रंग के सीट कवर और पीले पर्दे थे और खिड़कियों पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी जिससे बाहर से अंदर कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो अकल्पनीय था। एक चलती बस के अंदर एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ हमला। यह सिर्फ एक जुर्म नहीं था, यह इंसानियत पर एक हमला था। सबसे पहले बस की लाइटें बंद कर दी गईं। उस घुप अंधेरे में उन्होंने ज्योति के दोस्त पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। उसने जब ज्योति को बचाने की कोशिश की तो उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वो बेहोश हो गया। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ वहशियाना नहीं बल्कि एक तय तरीके से किया गया। पहला कदम, ज्योति को जबरदस्ती बस के पिछले हिस्से में घसीटा गया। दूसरा कदम, एक एक करके उन 6 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। और फिर तीसरा कदम, सबसे भयानक, एक जंग लगी एल शेप की लोहे की रॉड से उसके शरीर पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं। कोर्ट के जजमेंट में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो इस हैवानियत की गहराई बताते हैं। फैसले में साफ साफ लिखा है कि लोहे की रॉड और हाथों के इस्तेमाल से उसके अंदरूनी अंगों को इतनी गंभीर क्षति पहुंचाई गई कि वो चोटें जानलेवा थीं। अब इस केस में जांच का एक बहुत ही अहम वैज्ञानिक पहलू भी था जिसे कहते हैं फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। ये फोरेंसिक मेडिसिन की वो ब्रांच है जो किसी भी क्राइम में दांतों से जुड़े सबूतों की जांच पड़ताल करती है। और ये इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि ज्योति के शरीर पर कई जगह काटने के निशान मिले थे। फोरेंसिक डेंटिस्ट्स ने बाद में जब इन निशानों का मिलान किया तो ये 2 आरोपियों के दांतों के पैटर्न से हूबहू मैच हो गए। ये एक ऐसा सीधा सबूत था जिसने उन्हें इस जुर्म से सीधे सीधे जोड़ दिया। वो वहशीपन का दौर खत्म होने के बाद उन्होंने दोनों को चलती बस से हाईवे पर फेंक दिया। हमला अपने सबसे क्रूर और अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। रात के तकरीबन 10:02 हुए थे जब वहां से गुजर रहे एक शख्स को मदद के लिए चीखें सुनाई दी। जब वो पास गया तो उसने महिपालपुर फ्लाईओवर के पास सड़क के किनारे दोनों को बेहद बुरी और जख्मी हालत में पाया। अब बात करते हैं मेडिकल एविडेंस की। जो चोटें थीं वो अपने आप में उस रात हुई बर्बरता की पूरी कहानी कह रही थीं। जब ज्योति को अस्पताल लाया गया तो जो शुरुआती बाहरी चोटें थीं वो कुछ इस तरह थीं। बाईं आंख, नाक और ऊपरी होठ पर गहरे जख्म और सूजन, गालों और शरीर के दूसरे हिस्सों पर काटने के कई निशान और होठों और चेहरे पर भी कई गहरे घाव थे। लेकिन असली
और भयानक सच्चाई तो तब सामने आई जब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन शुरू किया। अंदरूनी चोटें कल्पना से भी परे थीं। पेट के अंदर की कैविटी में लगभग 500 मिलीलीटर खून जमा हो चुका था। आंतें कई जगहों से कुचली और फटी हुई थीं। आंतों तक खून की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और शरीर के अंदरूनी हिस्से बुरी तरह से फट गए थे। 13 दिनों तक वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ती रही, लेकिन 29 दिसंबर 2012 को हमले के 13 दिन बाद उन चोटों की वजह से हुए सेप्सिस और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के आगे ज्योति ने दम तोड़ दिया। सवाल उठता है कि ऐसी हैवानियत कोई कैसे कर सकता है? इस जुर्म के पीछे की मानसिकता क्या थी? इसे करने वालों के मन में जरा भी पछतावा क्यों नहीं था? दोषियों में से एक, मुकेश सिंह, उसके शब्द सुनिए जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। उसने कहा, रेप के लिए वो लड़की जिम्मेदार थी, हम नहीं। अगर वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करती तो हम उसे बस से उतार देते या घर छोड़ देते। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सोच सिर्फ उन अपराधियों तक ही सीमित नहीं थी। उनकी वकालत करने वाले डिफेंस लॉयर एपी सिंह का बयान देखिए। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी या बहन शादी से पहले किसी के साथ घूमती फिरती तो मैं खुद उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा देता। ये बातें हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। जब किसी अपराध को समाज में फैली एक सोच सही ठहराने लगे तो फिर उस जुर्म की जिम्मेदारी सिर्फ गुनाहगारों पर कैसे खत्म हो सकती है? सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी असल में खत्म होती कहाँ है?